हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और काफ़ी टाइम से मैं अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, ना अपलोड कर पा रही हूँ। फिलहाल अगेन मैंने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा हेल्थ ठीक हुई है पहले से। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था अमन सिंह के कहने पर, नरेशन उसमें मैंने आपको सिखाया था। इस वीडियो में मैं द होम कमिंग चैप्टर जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आधा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था, समरी बताई थी, काफ़ी कुछ बताया था। तो अमित सिंह ने रिक्वेस्ट करी कि मैम उसका पार्ट 2 अपलोड कर दीजिए। तो काफी टाइम से क्योंकि वीडियो बना ही नहीं पाई तो पार्ट 2 अपलोड ही नहीं कर पाई थी। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर द होम कमिंग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। लेट्स गेट स्टार्टेड। द होम कमिंग के बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता है और सीधे आपने इस वीडियो को स्विच किया है तो आपको पार्ट 1 देखने की जरूरत पड़ेगी। उसमें मैंने पहले समरी बताई है, कैरेक्टर्स बताए हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया, आधा चैप्टर कवर भी कर दिया है। तो मैं सीधे रिकैप आपको कवर करूंगी कि कहाँ तक पढ़ लिया था, कहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो भाई हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि जो पाठक चक्रवर्ती है उसके मामा विशंबर आ चुके हैं। ठीक है, और वो उसको गांव से ले जाना चाहते हैं कलकत्ता पढ़ाई के लिए। ठीक, तो अपने विधवा बहन के पास आए हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी ये विश है कि मैं अपने भांजे को यानी कि पाठक को कलकत्ता ले जाना चाह रहा हूँ, साथ में वहां उसकी पढ़ाई को कंटिन्यू कराऊंगा। हमने ये भी देख लिया था कि जो पाठक चक्रवर्ती है वो पूरे मन से तैयार है जाने के लिए। क्यों तैयार है? क्योंकि वो भी इस एटमॉस्फेयर से भागना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे उसके पास कोई काम ही नहीं है। और जो माँ के साथ जो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, जो सुकून मिलना चाहिए माँ के साथ, वो उसको मिलता ही नहीं है। यहाँ पे कोई उसका तो अफेक्शनेट ही नहीं है, कोई उसको प्यार ही नहीं दिखाता है। तो उसे ये लग रहा है कि वहां जाऊंगा मैं, शायद कोई मुझे अफेक्शन से डील करे और मेरे दिन अच्छे आ जाएं। तो वो बहुत मतलब होप्स अपने मन में लिए हुए जा रहा है वहां पे। लेकिन आपको मैं ये भी कवर करवा चुकी हूँ समरी में कि होता इसका उल्टा है। वो जितनी ख्वाहिशें लेके जाएगा कलकत्ता, वहां पे उसकी जो मामी होंगी वो बहुत दुष्ट है। मतलब मामी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती हैं। उनके पहले से बेटे होते हैं दो, तो वो इस तीसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहती हैं। कहती मेरे ऊपर बोझ आ गया है। तो किस तरीके से बेचारा बहुत परेशान हो जाता है कलकत्ता जाने के बाद। उसके दिन और खराब हो जाते हैं। वो ये सोच के गया था कि शायद मेरे दिन अच्छे हो जाएंगे और यहाँ जो मेरी माँ से मेरी पटती नहीं है, मुझे यहाँ जो अच्छा नहीं लगता। सिर्फ दोस्तों के साथ ही हुड़दंग किया करता था पाठक चक्रवर्ती, आपको मैं समझा चुकी हूँ। माँ के साथ इसकी बिल्कुल नहीं पटती थी। तो उसको प्यार की जरूरत थी, उसको अफेक्शन की जरूरत थी। तो ये सब होप्स लेके जा तो रहा था कलकत्ता पूरे मन से, लेकिन इसके साथ होता क्या है? उल्टा होता है। राइट, और लास्ट में बेचारे के साथ इतना बुरा होता है कि इसको फीवर चढ़ जाता है, इसकी डेथ तक हो जाती है। ठीक है, तो अब हम यही कवर करने जा रहे हैं कि कलकत्ता जाने के बाद इसके साथ क्या क्या होता है और कैसे इनकी जो मामी है वो इनको डील करती है, उनके बच्चे इनके साथ इसके साथ क्या करते हैं, स्कूल में इसके साथ क्या होता है बेचारे के साथ। तो ये हम अब पार्ट 2 में कवर करने जा रहे हैं। नाउ लेट्स बिगिन। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ पाठक। इमेंस मतलब होता है ग्रेट और ह्यूज, यानी काफी ज्यादा रिलीफ मतलब सुकून मिल रहा था माँ को पाठक से छुटकारा पाने पर। गेट रिड मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना। यानी पाठक जब जा रहा था कलकत्ता तो उसकी माँ बड़ी खुश थी। आपको मैं बता चुकी क्यों खुश थी, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं वो छोटे बेटे को मार ना डाले या कुछ उसका सर्वर ना फोड़ दे। आगे दिया भी गया है। शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय। प्रेजुडिस क्या होता है? नफरत, हीन भावना। वो अपने इस लड़के की तरफ से थोड़ा सा अच्छा नहीं फील करती थी, बॉन्डिंग नहीं अच्छी थी उसकी। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। नो लव लॉस्ट एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है हेट ईच अदर, नफरत करना। इन दोनों भाइयों के बीच बिल्कुल प्यार तो था ही नहीं। ठीक है, शी वॉज इन डेली फियर। वो उसको डेली ये डर लगता था, माँ को ये डेली डर सताता था कि वो डायदर ड्राउन माखन की, कहीं ड्राउन मतलब होता है डुबोना, कहीं वो माखन को किसी दिन नदी में ना डुबो दे, या फिर लड़ाई में फाइट में कहीं उसका सर ना तोड़ डाले, और रानी मिंटू सम डेंजर और अदर, और कहीं उसको किसी खतरे में ना डाल दे। यानी वो अपने छोटे बेटे को लेकर बहुत परेशान रहती थी कि मेरा बड़ा बेटा छोटे बेटे से इतना लड़ाई करता है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं अपने छोटे बेटे को खो ना दूं उसके चक्कर पे। इतना ज्यादा उसको गुस्सा आता है। तो ये इस वजह से वो क्या थी, बड़ी खुश थी कि चलो ठीक है, छुटकारा मिलेगा मुझे मेरे बेटे से। एट द सेम टाइम लेकिन उसी वक्त उसको कुछ और भी एहसास हो रहा था। शी वॉज समवॉट मतलब होता है थोड़ा बहुत या कुछ, राइट। थोड़ी सी वो डिस्ट्रेस्ड भी थी। डिस्ट्रेस्ड कहते हैं दुखी होने को। थोड़ी सी दुखी भी थी, मतलब खुश तो वो थी कि वो चलो छुटकारा मिल रहा है,
लेकिन थोड़ा बहुत वो दुखी भी थी। क्या चीज की वजह से, वो क्या चीज देख के दुखी थी? टू सी पाठक एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे। ईगरनेस मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट। वो पाठक का एक्साइटमेंट देखकर बड़ी दुखी सी हो रही थी कि इसको देखो, मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है, ये मुझे छोड़कर जाने के लिए कितना एक्साइटेड हो रहा है, अपनी माँ को छोड़ के जाने के लिए कितना एक्साइटेड हो रहा है। थोड़ा सा वो दुखी थी ये देखकर। पाठक एज सुन एज ऑल वाज सेटल, यानी जब सब तय हो गया कि यस इसको जाना है, माँ भी तैयार हो गई, ठीक है, केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट। वो मिनट मिनट पे अपने अंकल से पूछता रहा कि व्हेन दे वर टू स्टार्ट, यानी कब उनको निकलना है कलकत्ता के लिए। अच्छा, इसलिए भी और वो जाना चाह रहा होगा, 14 ईयर्स का बच्चा है और घूमने की सबको पड़ते है इस एज में, तो वो ये चाहता कि मुझे यहाँ से निकलूंगा मैं, तो देखूंगा बाहर कैसा लगता है क्या है, गाँव से निकलना चाह रहा था, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। He was on pins and needles all day long with excitement. On pins and needles again एक idiom है जिसका मतलब होता है restless, बेचैन होना। वो बहुत बेचैन रहा पूरे दिन, और बेचैनी उसको एक्साइटमेंट के साथ थी। मतलब बेचैन इज नॉट एन एक्साइटमेंट ऑलवेज। बेचैन कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि कैसा रहेगा वहां पे, सस्पेंस रहता है ना हमारे अंदर। तो अब पूरे दिन वो सस्पेंस में रहा कि भाई कि क्या होगा मेरे साथ, कैसा लगेगा मुझको, लेकिन साथ साथ एक्साइटमेंट भी था उसके अंदर। पूरे दिन उसके साथ ऐसे ही रहा और रात भर वो जागता ही रहा। ही बिक्वेटेड टू माखन, बिक्वेटेड कहते हैं अपनी इच्छा से अपनी चीजें किसी को हैंड ओवर करना, छोड़ के जाना किसी को। तो यहाँ से वो जा रहा था तो वो अपनी चीजें अपने छोटे भाई को हैंड ओवर करता है। क्या क्या देता है उसको? फिशिंग रॉड दे देता है, एक बड़ी सी जो उसके पास पतंग थी वो देता है, मार्बल सुकंचे उसके पास थे वो दे देता है। Indeed, सचमुच at this time of departure, departure मतलब यहाँ से जब वो जाने वाला था, तो सचमुच इस वक्त his generosity, जेनरसिटी मतलब काइंडनेस। अब मतलब वैसे तो वो बहुत कट्टर रहता था अपने छोटे भाई के साथ, लेकिन अभी उसकी जो काइंडनेस थी माखन के लिए वो अनबाउंडेड थी। मतलब इतनी ज्यादा थी कि उसने सारी चीजें उठा के अपने छोटे भाई को दे दी। इतनी ज्यादा इस वक्त वो काइंडनेस अपने छोटे भाई को दिखा रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था। तो अब वो कलकत्ता पहुंच जाता है। When they reached Calcutta, जब वो कलकत्ता पहुंचते हैं तो पाठक मेड द acquaintance, acquaintance कहते हैं जान पहचान बनाना या परिचय कराना। तो अपने आंटी से वो अपनी लाइफ में पहली बार उसने मुलाकात करी थी। She was by no means pleased, by no means मतलब किसी भी तरीके से वो खुश नहीं लग रही थी। pleased का मतलब होता है हैप्पी, खुश नहीं लग रही थी, सेटिस्फाइड नहीं लग रही थी with this unnecessary addition to her family, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि परिवार में ये बिल्कुल बेकार का एक बोझ बढ़ गया है। She found her own 3 boys quite enough to manage. 3 लड़के थे इनके, इन्हें पीछे 2 बोल दिए थे, तो 3 लड़के इनके पहले से थे, quite enough to manage without taking anyone else. उनके खुद के 3 बेटे उनके लिए काफी ज्यादा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था उन लड़कों के लिए। कैसे वो पढ़ाई कराते थे, उनको कैसे स्कूल भेजते थे, तो खर्चा होता था 3 लड़कों में। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14 into their midst was terribly upsetting. लैड कहते हैं लड़के को, और ये गांव का 14 साल का जो लड़का आप पहुंचा था इस बीच मतलब इस दौरान, टेरिबली मतलब बहुत बुरी तरीके से ये निराश करने वाली चीज थी। किसके लिए? उनकी आंटी के लिए। इनको यही लग रहा था कि भाई पहले से 3 लड़के मेरे हैं, इतना खर्चा होता है, और ये गंवार आ गया है 14 साल का, विलेजर यहाँ बोला जा रहा है उसको, गंवार लड़का है जो 14 साल का आ गया है, ये भी मेरे सरदर्द बनेगा। आंटी को ऐसा लग रहा था बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रेशन। इंडिस्क्रेशन कहते हैं केयरलेसनेस को या लापरवाही से लिया गया जो डिसीजन होता है, बिना सोचे समझे लिया गया जो डिसीजन होता है। तो वो यही उनका जो सोच थी वो यही दिखाना चाह रहे हैं हमें राइटर यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, कि बिशंबर को सोचना चाहिए था 2 बार ये फैसला लेने से पहले। यानी उसको ये सोचना चाहिए था कि उसके 3 लड़के पहले से हैं, वो कैसे मैनेज करेगा चौथा लड़का यहाँ पर। ठीक है, तो ये उनके आंटी का विचार हमारे सामने रविन्द्रनाथ टैगोर रख रहे हैं। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इस समाज में जहाँ पे अलग अलग ह्यूमन अफेयर्स यानी इंसान के अलग अलग मामले होते हैं, परेशानियां होती हैं, देयर इज नो वर्स न्यूसेंस। न्यूसेंस कहते हैं सोर्स ऑफ इरिटेशन या सोर्स ऑफ अनोयंस। इन कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा इंसान जिससे हमें चिढ़ महसूस हो, राइट। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इंसानी समाज के फिक्र को हमें बता रहे हैं कि इंसानों के समाज में ऐसा माना जाता है कि 14 साल का जो लड़का है, इससे बड़ा जो सोर्स ऑफ इरिटेशन और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 14 ईयर का लड़का, वो भी किसी और का बेटा आप अपने घर में रखें, उसको पालें, तो वो एक न्यूसेंस ही लगता है हर एक को। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल। अभी जो पैराग्राफ लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बहुत ज्यादा फेमस पैराग्राफ है ये।
पैराग्राफ डिस्क्राइब करता है एक 14 साल के लड़के को। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर समाज की फिक्र बता रहे हैं कि लोगों के लिए 14 साल का लड़का ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल कहते हैं अट्रैक्टिव, वैसे तो होता है डेकोरेटिव, अब लड़का डेकोरेटिव थोड़ा ना होगा, अट्रैक्टिव। तो ये बताएंगे 14 ईयर्स की जो एज होती है उसमें जो लड़का होता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखता है और ना ही किसी काम का होता है। काम का मतलब है यहाँ पे कोई सिर्फ उसकी पढ़ाई की एज चलती रहती है, कमाऊ नहीं होता है वो। इट इज इम्पॉसिबल टू शो अफेक्शन ऑन हिम ऑन अ लिटिल बॉय। 14 साल के लड़के को हम एक छोटे बच्चे की तरह अफेक्शन या प्रेम दिखा नहीं सकते हैं, उसको पुचकार नहीं सकते हैं, उसके साथ हम अफेक्शनेट ज्यादा नहीं हो सकते हैं। एंड इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे। गेट इन द वे इज अगेन एन इडियम। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू हैपन, किसी चीज को बहुत मुश्किल तरीके से होने देना। एंड जो 14 साल का लड़का होता है वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता है, बहुत मुश्किल से कर पाता है। इफ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिस्प ही इज कॉल्ड अ बेबी। अगर वो बहुत तुतला के या बहुत बच्चे की तरह बोलता है तो हम उसे कहते हैं कि बेबी की तरह बात कर रहे हो। एंड इफ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है रूड। और जब वो ग्रोन अप यानी बड़ों की तरह बात करना चाहता है तो उससे कहा जाता है कि तुम रूड बन रहे हो। ये हर 14 इयर्स के बच्चे के साथ होता है। इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिजेंटेड। रिजेंटेड का मतलब होता है डिसलाइक, और हर तरीके की बात उससे नापसंद की जाती है। मतलब कहने का ये है कि कुछ भी बात करना चाहता है तो लोग उसको पसंद नहीं करते, उसकी ज्यादातर सुना नहीं जाता है ऐसे बच्चों की। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज। जो दूसरी बात ये है कि उस वक्त वो अनअट्रैक्टिव होता है, उसकी जो आवाज होती है 14 साल के बच्चे की वो कोर्स हो रही होती है, थोड़ी सी अनफाइन सी होती है, क्योंकि उसकी जो कॉलर बोन है वो ग्रो करती है। एज वो उसकी बढ़ रही है, इस वजह से वो अनअट्रैक्टिव दिखता है। कभी कभी बियर्ड थोड़ी सी आ गई है, थोड़ी सी नहीं आई है, तो अजीब सा चेहरा दिखता है उसका। He grows out of his clothes with indecent haste. वो अपने कपड़ों से तेजी से ग्रो करने लगता है। इसका मतलब ये है उसके कपड़े छोटे होने लगते हैं, कुछ उसकी फिट नहीं आता है, बहुत इनडिसेंट, जल्दी की बहुत तेजी के साथ वो बढ़ने लगता है इस एज पर। उसकी आवाज थोड़ी सी घटिया सी हो जाती है, होर्स मतलब बहुत कर्कश टाइप की हो जाती है। एंड ब्रेक्स एंड क्वेवर्स, और बहुत जल्दी उसकी आवाज में भारीपन आने लगता है। क्वेवर्स कहते हैं कपकपाना, कपकपा भी जाती है उसकी आवाज। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली। एंगुलर का मतलब है कि अजीब सा शेप हो जाता है उसके चेहरे का, क्योंकि उस वक्त वो फुल पीक पे होती है उसकी ग्रोथ, तो चेहरा भी बड़ा अजीब सा दिखता है। ओके, ये सब डिस्क्राइब किया जा रहा है 14 ईयर के बॉय को। It is easy to excuse the shortcomings of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapses in a boy of 14. बचपन की कमियों को नजरअंदाज किया जा सकता है, एक्सक्यूज कह सकते हैं। जैसे बच्चा जब छोटा होता है, ऐसे कोई चीज टूट जाती है, कोई चीज गिर जाती है, ठीक है, या वो किसी को मार देता है अनजाने में, तो बच्चा है, एक्सक्यूज कर दिया जाता है। लेकिन 14 साल के बच्चों की जो गलतियां होती हैं, जैसे कभी उन्होंने तेज आवाज में बात कर ली, या कभी उन्होंने जबान चला ली, या कभी उन्होंने कोई अपना काम नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तो जो है उनको माफ नहीं किया जा सकता, उनके लैप्सेस को अवॉइड नहीं करता। ये समाज है हमारा, ठीक है। तो यही समझाया जा रहा है कि इट इज हार्ड टू टॉलरेट, यानी 14 साल के बच्चों की जो कमियां हैं, अगर समझा जाए वाकई कि 14 साल के बच्चा बढ़ने की उस एज पे होता है तो उससे गलतियां हो सकती है, आगे जाके वो मैच्योर हो जाएगा, लेकिन उसको बर्दाश्त करना माँ बाप के लिए, बड़ों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। The lad himself becomes painfully self-conscious. Lad मतलब वही 14 year boy। जो 14 year boy होता है वो खुद सेल्फ कॉन्शियस होने लगता है, यानी बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचने लगता है, बहुत ज्यादा फील करने लगता है, लोगों की बातों को दिल से लगाने लगता है। कोई अगर कुछ से कुछ कमेंट कर दे रहा है तो उसको मानने लगता है कि ये मेरा बुरा सोच रहे हैं, या कोई उसको अफेक्शन दिखा देता है तो उसको लगता है कि इससे ज्यादा चाहने वाला तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो इस तरीके से उसके दिमाग में ख्यालात आने लगते हैं, ये बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। When he talks with elderly people, जब वो बड़े बुजुर्गों से बात करता है वही लड़का, he is either unduly forward, unduly कहते हैं excessively, जरूरत से ज्यादा, या तो वो जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाता है, यानी बहुत ज्यादा बड़े बुजुर्गों वाली बात करता है जितना उसको नहीं करना चाहिए लोगों की नजर में, और else so unduly shy, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इतना ज्यादा शाय हो जाता है, जरूरत से ज्यादा शाय हो जाता है, that he appears ashamed of his very existence, कि उसको लगता है कि मैं यहाँ हुई क्यों, मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मैं कुछ बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, यानी मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो दोनों तरीके की फीलिंग आती है उस बच्चे में।
तो कभी-कभी 14 इयर्स के जो बॉय होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बहुत अब फॉरवर्ड हो जाते हैं बड़े बुजुर्गों से बात करने पर, क्यों आगे-आगे बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, या कभी-कभी इतना शाय हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं बोलते हैं, राइट? एक्सेसिवली शाय हो जाते हैं। येट फिर भी इतना सब डिस्क्राइब करने के बाद रवींद्रनाथ टैगोर तो शेयर करें, इट इज एट दिस वेरी एज, ये वही एज होती है जब उस लड़के के दिल में ये क्रेविंग होती है कि उसे रिकॉग्निशन मिले, उसे पहचान मिले, लोग उससे पहचाने, लोग उसे लव यानी उस पर प्यार दिखाएं, उसे प्यार से बात करें, एंड he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration। और यही वजह है कि वो 14 साल का बच्चा हर किसी का गुलाम तक बनने को तैयार हो जाता है अगर वो इंसान उसको कंसिडरेशन दे, अगर वो इंसान उसको इंपॉर्टेंस दे, उसे अफेक्शन दिखाए, तो वो उसके बहुत ज्यादा डिवोटेड होने लगता है। ओके, बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी उसको खुल के प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करता? फॉर क्योंकि दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस। अनड्यू कहते हैं एक्सेसिव, ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, और इंडल्जेंस कहते हैं लाड़। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर इसे प्यार दिखाया गया ओपनली, इसको केयर दिखाई गई, तो ये बहुत ज्यादा लाड़ हो जाएगा एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, इससे लड़का बिगड़ भी सकता है। तो इस वजह से जो पेरेंट्स हैं या कभी रिलेटिव्स हैं, खुल के कभी उसको प्यार नहीं दिखा पाते। सो व्हाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, he becomes very much like a stray dog that has lost his master। इसलिए होता क्या है कि जब उसको बहुत ज्यादा डांटा जाता है, बहुत ज्यादा डांट दिखाई जाती है, चाइडिंग मतलब भी होता है डांटना, गुस्सा दिखाना, तो बहुत ज्यादा गुस्सा अगर उस पर दिखाया जाता है, प्यार नहीं दिखाया जाता है अगर कुछ लड़कों के साथ, तो वो कैसे हो जाते हैं? he becomes very much like a stray dog। वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे गली के कुत्ते हों जिनका जो मास्टर है वो खो गया है। यानी गली के कुत्तों को भी अगर मास्टर मिल जाए तो वो भी क्या हो जाएंगे, वो दूसरों पे भौंकना बंद कर देंगे, वो वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि ट्रेन्ड डॉग्स होते हैं। यानी कुल मिला के कहना ये चाह रहे रवींद्रनाथ टैगोर कि एक ऐसा बच्चा जिसको अफेक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ हमेशा डांट मिलती है, फटकार मिलती है, हमेशा कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता किसी काम को लेकर, तो वो ऐसा हो जाता है जैसे उसका कोई मास्टर ना हो, उसका कोई गाइड ना हो। यानी ये सब चीजें जो होती हैं वो इस वजह से होती हैं क्योंकि उसके सर पे कोई गाइड नहीं है, उसे कोई प्यार दिखाने वाला नहीं, उसे कोई ढंग से बात करने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के डिस्क्रिप्शन से हमें पाठक के बारे में बताया जा रहा है कि पाठक क्यों उतना बिगड़ैल था, क्योंकि उसे कभी अफेक्शन नहीं मिला, कभी बाप तो उसका था नहीं, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा बिगड़ैल बनता जा रहा था। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि रवींद्रनाथ टैगोर की जो माँ थी ना, वो बचपन में ही डेथ हो गई थी, उन्होंने अपनी माँ को नहीं देखा है। इन्होंने एक पोम लिखी है, आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। मैं अपने माँ को याद नहीं कर सकती, उनकी यादें मेरे दिमाग में नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था। बहुत अजीब सी पोम है, मतलब इमोशन से भरी हुई, जब आप पढ़ोगे तो उसका बहुत रोना आएगा आपको। तो रवींद्रनाथ टैगोर को इसलिए इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि वो बेचारे खुद उनकी माँ नहीं थी, कोई सर पे गाइड नहीं था उनके। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फॉर अ बॉय ऑफ 14, 14 साल के बच्चे के लिए उसका जो अपना घर होता है वही उसके लिए जन्नत का काम करता है, वही जन्नत होती है उसकी। किसी अजनबी के घर में रहना, अजनबी लोगों के साथ रहना उसके लिए टॉर्चर से कम नहीं होता। जबकि अपने घर में उसको क्या मिलता है? काइंड लुक्स, यानी कि घर की जो औरतें होती हैं या चाची हैं या कोई भी हैं, जॉइंट फैमिली में भी रोल रहते हैं, तो वो उनको प्यार से देखें। तो काइंड नजरों से जब औरतें देखती हैं बच्चे को, उसकी माँ हो चाहे उसकी मौसी हो, कोई भी हो, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड, स्लाइटेड कहते हैं इंसल्टेड, और कभी उसकी इंसल्ट नहीं करती, ये क्या कर दिया, ये कैसे कर दिया, कैसे बोल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। अगर ये सब नहीं मिलता है बच्चों को, तो वही घर, ऐसा घर जहाँ पे ये सब नहीं होता, उसको स्लाइट नहीं किया जाता, उसको काइंड लुक्स दिए जाते हैं, वैसे ही घर उसको जन्नत लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाठक के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला था, यानी उसको काइंड लुक्स नहीं मिलने वाले थे, इंसल्ट किया जाना था हमेशा। तो ये हमको रवींद्रनाथ टैगोर पहले से ही एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ऐसा अगर होता है किसी लड़के के साथ तो वो घर उसको जन्नत नहीं नर्क लगता है। यही पाठक के साथ आगे होने वाला था। इट वॉज एंग्विश, एंग्विश कहते हैं एक्सट्रीम पेन, मेंटल पेन, यानी बहुत ज्यादा पीड़ा वाली बात थी, बहुत ज्यादा दुख की बात थी पाठक के लिए कि वो अपने आंटी के घर में एक अनवेलकम गेस्ट था। यानी उसको रहना तो वहीं था अब कलकत्ता में, लेकिन किसी ने उसको दिल से स्वागत नहीं किया था। despised कहते हैं hated by this elderly woman, वही मामी की बात हो रही है। मामी उसको बहुत ज्यादा नफरत से देखती थी, एंड slighted का मतलब insulted, बहुत उसकी इंसल्ट की जाती थी on every occasion, यानी हर बात में उसकी इंसल्ट की जाती थी। if she ever asked him to do anything for her,
अगर पाठक से वो कुछ कहती थी अपने लिए कुछ करने को, मान लो कभी-कभी कि पाठक ही कर दो मेरा काम, उसकी मामी जब कभी भी बोलती थी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, बेचारा इतना खुश हो जाता था कि मैं मामी का काम करूँगा तो शायद मामी मेरे से खुश हो जाएँ, ओके। तो इतना ओवरजॉयड हो जाता था कि उसको वो ओवरडू उस काम को वो ओवरडू करने लगता था, यानी कि दिखने लगता था कि ये पगला रहा है, मतलब पागल तरीके से काम कर रहा है। तो आंटी क्या करती थी इस पर, शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड। आंटी उसको झिड़क देती थी कि इतना पागलपन ना दिखाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो यानी बेचारे को अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता था अपनी आंटी से। द क्रैम्ड एटमॉस्फेयर, क्रैम्ड कहते हैं कन्फाइंड, यानी कैद जैसा एटमॉस्फेयर उसको यहाँ लग रहा था, जहाँ उसको सिर्फ सब लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे। उसको इतना ज्यादा ऑप्रेस्ड हो गया, वो इतना ज्यादा वो दुखी हो गया इस एटमॉस्फेयर से पाठक के, उसका सांस लेना भी यहाँ बड़ा मुश्किल हो रहा था। He wanted to go out in the open country and fill his lungs. ओपन कंट्री का मतलब यहाँ पर एक खुली जगह में वो जाना चाह रहा था, खुल के सांस लेना चाह रहा था, क्योंकि इस घर में उसको सिर्फ कैद फील हो रही थी। और जिस घर में वो रह रहा था, जो अंकल का घर था उसके सराउंडेड बाय, वो सारे चारों ओर घर ही बने हुए थे, दीवारें थी, तो वो हर रात यही सपना देखा करता था कि कब वो घर जाएगा। एंड लॉन्ग का मतलब यहाँ पर है विश, और वो बस वापस घर जाना चाहता था, वहां खुल के सांस लेना चाहता था। He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite. उसको सब एक खुली जगह याद आने लगी जो बड़ा शान वाली होती थी उसके गांव में, जहां वो पतंग उड़ाता था। द ब्रॉड रिवर बैंक्स उसको याद आने लगे, नदी के किनारे कैसे वो घूमा करता था, वाटर मतलब घूमना। अबाउट द लाइव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, खुशी से गाना गाता था, चिल्लाता था। द नैरो ब्रूक वेयर ही कुड गो एंड डाइव, ब्रूक मतलब झरना, झरने के पास कैसे वो डुबकी लगाता था, स्विम करता था किसी भी टाइम जब वो उसका मन चाहता था, जब वो डुबकी लगाता था, एंजॉय करता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस ओवर हुम ही वाज डेस्पॉट, वो लड़कों का ग्रुप याद करने लगा जिनका वो डेस्पॉट होता था, यानी डिक्टेटर होता था, उन पर रूल करता था, जो वो कहता था वो लड़के मानते थे उसकी बात, तो वो सब मिस कर रहा था। एंड अबव ऑल द मेमोरी ऑफ द टायरेंट मदर ऑफ हिज, और वो अपने टायरेंट मतलब क्रूअल, यानी अपनी निर्दयी माँ तक को याद करने लगा। हु हैड सच अ प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, यानी उस क्रूअल माँ को, उस निर्दयी माँ को याद करने लगा जिसके अंदर पाठक के प्रति नफरत थी, यानी पाठक खुद जानता था कि मेरी माँ मुझे नहीं पसंद करती। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, और रात दिन उसको यही याद सताती रहती थी अपनी माँ की। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स। अब उसकी माँ की याद उसको इस तरीके से सताती थी, उसको ये महसूस होता था कि उसको जरा सा तो प्यार मिले। यहाँ पे रवीन्द्रनाथ टैगोर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हालांकि उसकी माँ हमेशा उसके साथ बहुत क्रूअल रहती थी, प्यार नहीं शो करती थी, उसको कभी अप्रिसिएशन नहीं देती थी, लेकिन अब पाठक के जिंदगी में ऐसा वक्त आ गया है कि वो उसी माँ का इफेक्शन को मिस कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फिजिकल लव की जरूरत होती है जानवरों को, यानी जानवर तक ये महसूस करते हैं कि उनके मालिक उनको अफेक्शन दिखाए, उन्हें प्यार से सहलाया जाए, उन्हें टाइम पे खाना दिया जाए, राइट। तो आपने देखा होगा, अगर आप कोई एनिमल को टेम करते हो, उसको पेट बनाते हो, तो अगर आप उसके साथ अच्छे से नहीं रहते हो, उसको टाइमली उसको टाइम नहीं देते हो, तो उसकी हेल्थ क्या होती है, बिगड़ने लगती है। यानी जानवर तक चाहते हैं फिजिकल लव और केयर और अफेक्शन, तो पाठक क्यों नहीं चाहेगा। हालांकि उसकी माँ टायरेंट थी, क्रूअल थी, लेकिन फिर भी वो ये सब मिस कर रहा था। और यहाँ पे इसीलिए ये लाइन यूज करी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि बिल्कुल उसी तरीके से फिजिकल लव की उसको जरूरत पड़ेगी जैसे एनिमल्स को होती है। अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड, उसके अंदर ये लॉन्गिंग थी, ये डिजायर थी कि वो उन लोगों के बीच में रहे जहां पे उसे प्यार मिले, राइट। एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, यानी इस चीज की कमी की वजह से, यानी जिसको प्यार नहीं मिल पा रहा था, इसकी कमी की वजह से उसके अंदर जो विस्टफुलनेस थी, विस्टफुलनेस कहते हैं तड़प को, जब चीज आपको नहीं मिल पाती है कोई, तो उसकी जो तड़प होती है। इनएक्सप्रेसिबल यानी जो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था, उसको अपनी माँ की याद आ रही थी, वो जाना चाह रहा था, लेकिन किसी को वो बता ही नहीं पा रहा ये चीज। बिल्कुल वो ऐसा फील कर रहा था जैसे उसके दिल में साइलेंट क्राई हो
यानी वो रोना तो चाह रहा है, चीखना तो चाह रहा है अपनी माँ की याद में, लेकिन वो साइलेंट कराई है और कहीं उसके दिल में अंदर छुपा हुआ है ये चीज। लाइक द लोइंग ऑफ ए काफ इन द ट्वाइलाइट, दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट। और पाठक की ऐसी हालत हो गई थी जैसे एक काफ यानी गाय का जो बच्चा होता है, बछड़ा होता है, उसकी हालत हो जाती है। ट्वाइलाइट कहते हैं शाम होने से पहले, यानी कि अंधेरा होने से पहले जो थोड़ी सी रोशनी रहती है, उसमें जो बछड़ा होता है वो अपना सर नीचे करके आवाज निकालता है। और भी जो बर्ड्स होते हैं आप देखते होंगे, डार्कनेस होने से पहले पहले वो अपने घरों को जाने लगते हैं, राइट। ऐसे ही यहाँ पर पाठक को भी अपने घर जाने की जरूरत फील हो रही है, तो इसीलिए उसको बछड़े से मैच किया जा रहा है, ठीक है। दिस लव, उसका ये जो लव था, यानी जो नीड ऑफ लव थी, फिजिकल लव, विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, जो कि एक एनिमल बिहेवियर था, यानी कि जानवर तक को जरूरत महसूस होती है प्यार की, तो ये तो फिर पाठक था, इंसान था। एजिटेटेड, एजिटेट का मतलब होता है परेशान कर दिया, उसके इस नीड ने उसको परेशान कर दिया। किसको? उस शाय, नर्वस, लीन, अनकूथ एंड अगली बॉय, अनकूथ कहते हैं अनकल्चर्ड, इस गवार से लड़के को यानी पाठक को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था इस फीलिंग ने कि वो घर जाना चाहता है, उसे अपनी माँ की याद आ रही है, उसे अफेक्शन चाहिए। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यू। प्रेड का मतलब वैसे तो होता है शिकार करना, लेकिन यहाँ पे मतलब निकला हावी होने, यानी ये चीज उसके दिमाग में हावी होती चली गई और कोई इसको समझ ही नहीं पाया, ठीक है। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन पाठक। इस पूरे स्कूल जहाँ पे इसको एडमिशन कराया गया था, पाठक उस पूरे स्कूल में उससे ज्यादा कोई बैकवर्ड, कोई पिछड़ा लड़का नहीं होगा, यानी अनकल्चर्ड था, उसको मैनर्स नहीं थे, उसने कभी पढ़ाई नहीं करी थी, तो कमजोर था पढ़ाई में, वो मैनर्स भी नहीं थे उसको। He gaped and remained silent when the teacher asked him a question. गेप का मतलब होता है मुंह खुला रखना, यानी अगर कोई आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, आपको नहीं आता है तो आपको मुंह खुला रह जाता है कभी कभी, तो ज्यादातर उसका मुंह खुला रहता था जब कोई टीचर से कोई क्वेश्चन पूछता था, वो एकदम साइलेंट रहता था। एंड लाइक एन ओवरलेडन आस पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक जो एस होता है, जो गधा होता है, उसको जब ओवरलाद दिया जाता है तो कैसे अपनी पीठ पर रखे हुए भार को वो सहता रहता है बेचारा, बिल्कुल वैसे ही पाठक के साथ हो रहा था। पाठक ने कभी बुक्स देखी नहीं थी, कभी उसके इतने मैनर्स सीखे नहीं थे, और उसको एकदम से स्कूल में लाके एडमिशन करा दिया गया, तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा था। When other boys were out at play, जब दूसरे लड़के बाहर घर के खेला करते थे, वो अपने खिड़की के जरिए देखता था और वहां पे विस्टफुली खड़े होकर देखता था। विस्टफुली मतलब वही चीज जो मैंने पीछे बताई थी, जो चीज उसको नहीं मिल सकती, यानी तड़प थी उसके अंदर, तड़प के साथ वो देखता था कि मुझको खेलने को नहीं मिल रहा है। एंड गेज्ड ऑन एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउसेस, और दूर जो घर होते थे उनके छतों को वो घूरा करता था। एंड इफ बाई चांस ही एस्पाइड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ, और कभी कभार उसको छत पर खेलते हुए बच्चे दिख जाते थे, हिज हार्ट वुड एक्ट विथ लॉन्गिंग, उसका दिल एकदम डिजायर करने लगता था, चाहने लगता था कि वो भी खेले, यानी उसको अपने दिन याद आने लगते थे कि कैसे वो भी फ्रीली खेला करता था अपने गांव में, राइट। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने अंकल से पूछ ही लिया, अंकल मैं घर कब जाऊंगा। उसके अंकल ने आंसर किया, जब तो तुम्हारी छुट्टियां नहीं आ जाती। तो उसको जवाब मिल जाता है कि छुट्टियां आने पर वो घर जा सकता है, लेकिन छुट्टियां जो थी वो नवंबर तक आने नहीं वाली थी और लंबा समय था जिसको वेट करना था। बहरहाल एक दिन क्या होता है, पाठक अपनी एक लेसन बुक खो देता है, एक बुक उससे खो जाती है। वैसे बुक की हेल्प से भी कौन सा वो पढ़ाई कर लेता था, तब भी उसको लेसन तैयार करने में बहुत डिफिकल्टी फील होती थी। तो अब तो उसके पास बुक नहीं थी, तो इम्पॉसिबल हो गया था लेसन तैयार करना, जिसकी वजह से दिन ब दिन टीचर जो है वुड केन, केन का मतलब होता है छड़ी से मारना, बहुत बेरहमी से उसको छड़ी से मारने लगे थे। उसकी कंडीशन बहुत खराब होती जा रही थी। एब्जेक्टली का मतलब होता है इन अ बैड वे, बहुत बुरी तरीके से उसकी हालत खराब हो गई थी, कि यहाँ तक उसके जो कजन्स यानी मामा के बेटे जो साथ में पढ़ते थे, उनको भी शर्मिंदगी होने लगी कि यार ये मेरे साथ क्यों आता है, हम लोग इसके कजन्स क्यों हैं। दे बिगैन टू जियर, जियर कहते हैं मजाक उड़ाने को, रूडली बिहेव करने को, बहुत ज्यादा रूड बिहेव करने लगे वो लोग, कजन्स उसके इंसल्ट करने लगे। यानी स्कूल में जो दूसरे लड़के थे, दूसरे लड़कों से ज्यादा उसके अपने कजन्स उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन वो आंटी के पास हिम्मत करके गया और उसने बताया कि उससे बुक हो गई है। His auntie pursed her lips in contempt. Pursed कहते हैं होठ को चबाने को, कंटेम्प्ट कहते हैं नफरत, यानी नफरत से जब हम होठ चबा के किसी को डांटने की कोशिश करते हैं, तो वही उसकी आंटी ने किया।
अपने होंठ को काटते हुए नफरत की भावना से वो बोली, यू ग्रेट क्लामसी। क्लामसी मतलब भद्दे, भद्दे इंसान। कंट्री लाउड, लाउड कहते हैं बेढंगे, गंवार यानी गंवार इंसान। हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माई फैमिली, यानी एक तो मैं अपनी फैमिली को अफोर्ड कर रही हूँ, फिर तुम्हें मैं कैसे अफोर्ड करूँ टू बाय यू न्यू बुक्स 5 टाइम्स अ मंथ। एक महीने में तुम 5 बार तुम्हें बुक्स कैसे दिला दूँ। तो 5 बार तो नहीं मांगी उसने, लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं हमारी जो मदर्स होती हैं डांटती हैं, 100 बार तुम्हें समझाया है, 36 बार तुमसे कहा है। तो वही वो एक मुहावरतन कह रही हैं कि महीने में 5 बार तुमको बुक दिलाऊं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। अपनी फैमिली को अफोर्ड करूँ तो मैं अफोर्ड करूँ। इस तरीके से उसको सुना डालती हैं। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, उस रात जब वो स्कूल से लौट रहा था तो पाठक के सर में बहुत बुरा दर्द हो रहा था, बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसको शिवरिंग मतलब कपकपाहट भी आ रही थी। He felt he was going to have an attack of malarial fever. उसे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं उसको मलेरिया तो नहीं हो गया है, मलेरिया वाला बुखार तो नहीं चढ़ रहा है। उसका जो एक डर था वो ये था कि अगर मैं घर गया, यानी आंटी के घर गया और बताया कि मुझे मलेरिया फीवर फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो उन्हें मैं बहुत ज़्यादा परेशानी लगूंगा, यानी न्यूसेंस उनके लिए बन जाऊंगा, इरिटेट हो जाएंगी वो चीज़ सुनकर। वैसे ही वो मुझे नहीं पसंद करती हैं, जब मैं बताऊंगा कि मुझे बुखार लग रहा है तो वो और मुझसे चिढ़ जाएंगी। तो वो डर सा गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग पाठक वॉज नो वेयर टू बी सीन, यानी वो घर गया ही नहीं। अगली सुबह पाठक कहीं दिखाई नहीं दिया, घर ही नहीं गया, वो उस डर से कि आंटी को गुस्सा आएगा अगर मैं बताऊंगा कि मुझे बुखार है। ऑल सर्चेस इन द नेबरहुड प्रूव फ्यूटाइल, बहुत ढूंढैया मच गई। नेबरहुड मतलब आस पड़ोस में, फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार। जितना उसको ढूंढना था लोगों ने ढूंढा, लेकिन सब बेकार गया। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट, पूरी रात बारिश होती रही। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन, और जो लोग उसको ढूंढने निकले थे रात भर वो खुद भीग गए। एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, ढूंढने के बाद जब हाथ नहीं आया पाठक, तो बिशंबर ने मदद ली पुलिस से। वहां जाके रिपोर्ट करवाई कि बच्चा अभी तक लौटा नहीं है घर। एट द एंड ऑफ द डे अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस, और उस दिन खत्म होते होते वो पुलिस वैन घर के सामने रुकती है। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही थी, सड़कें पूरी भरी हुई थी पानी से। टू कॉन्स्टेबल्स ब्रॉट आउट पाठक, दो पुलिस वाले पाठक को अपने आर्म्स में लेके आए, उठा के लेके आए और बिशंबर के सामने उसको लिटाया। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से लेकर पांव तक पाठक भीगा हुआ था, मडी ऑल ओवर, पूरा मिट्टी में सना हुआ था। उसका जो चेहरा था, उसकी जो आंखें थी लाल हो रखी थी फीवर से, उसको बहुत तेज फीवर था। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेमलिंग, उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे। बिशंबर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स, अपने आर्म्स में वो लेके आया, यानी उसको गोद में उठा के लेके आया बिशंबर। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, अंदर के रूम में उसको उसने लिटाया। When his wife saw him, जब उसकी बीवी ने यह देखा, she exclaimed, वो चिल्लाई, what a heap of trouble this boy has given us, कितनी परेशानी दी है इस लड़के ने, कितनी मुसीबत बन गया ये लड़का। Hadn't you better send him home, अच्छा होता है कि तुम इसको उसके घर भेज देते। पाठक को होश था थोड़ा बहुत, पाठक ने ये वर्ड सुन लिए एंड सॉफ्ड आउट लाउड, और सिसकियां लेते हुए उसने बोला, अंकल मैं घर ही तो जा रहा था, बट दे ड्रैग मी बैक अगेन, लेकिन ये पुलिस वाले मुझे पकड़ के आपके पास ले आए। तो ये लाइन जो है वो बहुत कितना इमोशनल है, कि कितना उसको गंदा लगा, कितना फील हुआ उसको उसके आंटी की इस बात से। जवाब भी उसने यही दिया कि मैं यहाँ आ ही नहीं रहा था, मुझे पता था कि आपको बुरा लगेगा। इनडायरेक्टली उसने यही कहना चाहा, मैं तो अपने घर जा रहा था खुद ही, लेकिन ये लोग मुझे वापस ले आए। आप सोच के देखो कि कहाँ वो कैलकाटा, कहाँ उसका गाँव, तो बेचारा वो पैदल जाने की कोशिश कर रहा था, इतना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। द फीवर वॉज वेरी हाई, उसका बुखार और बढ़ता जा रहा था, और सारी रात द बॉय वॉज डेलिरियस, डेलिरियस कहते हैं डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड, पूरी रात वो डिस्टर्ब रहा, होश में नहीं था, बेसुध पड़ा हुआ था। बिशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को लेके आता है बिशंबर। पाठक अपनी आंखें खोलता है, फ्लश्ड विद फीवर, जो कि फीवर में डूबी हुई उसकी आंखें हो रही थी इस वक्त, और वो सीलिंग की तरफ देखता है, छत की तरफ देखता है। एंड सेड वैकेंटली, और ये अल्फाज वो कहता है कि अंकल क्या छुट्टियां आ गई हैं, मैं गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। तो याद है ना आपको, जब उसने अपने अंकल से पूछा था कि मैं घर कब जा सकता हूँ, बड़ी हिम्मत करके उसने ये वर्ड्स बोले थे, बहुत दिन के बाद, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने के बाद उसने ये वर्ड्स बोले थे कि मैं घर कब जाऊंगा। तो उसके अंकल ने आंसर किया था कि जब तुम्हारी छुट्टियां आ जाएंगी। तो वो छुट्टियों का इतना बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसको दिमाग में कुछ बस गया था
कि मेरी छुट्टियां आ जाए, बस जल्दी से मेरी छुट्टियां आ जाए। तो वही उसके दिमाग में भी है। जैसे ही उसको थोड़ा सा होश आता है डॉक्टर के आने पर, जब उसको हिलाया जाता है तो वो अंकल से सीधे यही पूछता है, अंकल क्या छुट्टियां आ गई हैं, मैं घर जा सकता हूँ? विशंबर को रोना आ जाता है अपने भांजे की इस बात पर। वो अपनी आंखों से आंसू पोंछते हैं और पाठक को अपने बाहों में लेते हैं। झुका हुआ था वो उस वक्त, बेसुध हालत में था। एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन, उसके जो जलते हुए हाथ थे फीवर से, वो अपने हाथ में रखते हैं और पूरी रात उसके किनारे बैठे रहते, उसके साथ बैठे रहते, उसके बगल में बैठे रहते हैं उसको तसल्ली देने के लिए। द बॉय बिगैन अगैन टू मटर, फिर वो फुसफुसाने लगता है, फिर वो वही वर्ड कहता है, मदर डोंट बीट मी लाइक दैट, मदर आई एम टेलिंग द ट्रुथ। आपको याद है ना, कहानी यहीं से शुरुआत हुई थी कि माँ उसकी पिटाई लगाती है क्योंकि उसके छोटे भाई ने शिकायत कर दी थी इस पाठक की कि इसने मुझे मारा है, धकेला है नॉल। तो उसकी माँ ने उसको मारा था, तो उसको वही सब याद आ रहा है। वो अपने होश में तो है नहीं, अंकल साथ में बैठे हुए हैं, तो बड़बड़ा रहा है, कह रहा है माँ मुझे मत मारो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, किसने पहले शुरुआत करी थी, याद होगा आपको वो सीन। तो वही सीन उसके आंखों के सामने आ रहा है। द नेक्स्ट डे पाठक बिकेम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम। अगले दिन पाठक को थोड़ा सा होश आता है, थोड़े टाइम के लिए वो होश में आता है। अभी तक वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था। तो अगले दिन जब उसको थोड़ा सा होश आता है, ही टर्न्ड हिज आईज अबाउट द रूम, और अपनी आंखें खोलता है, चारों तरफ देखता है रूम में, एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम। इस तरीके से वो पूरे कमरे को में देख रहा था, उसकी आंखें तलाश रही थी किसी को, किसी का वो वेट कर रहा था। At last, with an air of disappointment, his head sank back on the pillow. He turned his face to the wall with a deep sigh. और वापस से वो डिसअपॉइंट हो जाता है, फिर से तकिए पे सर रख लेता है। अभी वो पूरी निगाह उठा के पूरे कमरे में देख रहा था, किसी को ढूंढ रहा था। फिर से वो तकिए की तरफ लेट जाता है और अपना जो फेस था वो एक वॉल की तरफ करके एक गहरी सांस लेता है। विशंबर समझ गया था कि ये क्या सोच रहा है, उसके विचारों को समझ गया था विशंबर की अपनी माँ को याद कर रहा है। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपना सर झुकाते हुए वो धीरे से पाठक से कहता है, विशंबर कहता है, पाठक मैंने तुम्हारी माँ को लेटर भेज दिया है, उनको बता दिया है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि तुम्हारी माँ आ जाएंगी बेटा, तुम परेशान ना हो। द डे वेंट बाय, वो दिन निकल जाता है। The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि भाई इसकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा खराब है, क्रिटिकल हो चुकी है। पाठक began to cry out. अब उसको याद आता है कैसे वो जब रिवर के पास खेला करता था तो सेलर्स जो होते थे उनकी आवाज़ों को सुनता था, तो उनकी उसकी आवाज़ें भी उसके कानों में गूंज रही है। यानी हर किसी को वो याद कर रहा है, अपना बचपन याद कर रहा है, अपने बीते हुए दिन याद कर रहा है। तो उसे क्या याद आ रहा है इस वक्त कि जो रिवर स्ट्रीमर के जो सेलर होते थे वो प्लम लाइन को ढूंढने के लिए, प्लम लाइन कहते हैं जहां तक गहराई होती है ना पानी में, तो पानी में गहराई के लिए वो लोग गिनते थे कि 3 फैथम से एक यूनिट होती है कि 1.8 मीटर के करीब, तो 3 फैथम्स गहरा है या 4 फैथम्स गहरा है पानी। तो वो ये सब आवाजें उसके गूंज रही थी कानों में। यानी कुल मिला के वो याद कर रहा था कि कितना एंजॉय करता था वो सेलर्स की इन आवाजों को, राइट। Now he was himself plumbing an unfathomable sea. इन आवाज़ों को याद करने के बाद उसे अब महसूस होता है कि वो खुद एक समुद्र में अब गहराई को नाप रहा है। यानी कुल मिला के उसकी तबीयत और ख़राब होती जा रही है। Later in the day, Pathak's mother burst into the room like a whirlwind. एक तूफान की तरीके से उसकी माँ अगले दिन आती हैं, कमरे में एंटर होती हैं। तो तूफान की तरह क्यों बोला गया है भाई, किसी माँ को ये बताया जाए कि उसके लड़के की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ख़राब है, तो वो किस तरीके से बेसुध होकर ही तो कमरे में घुसेंगी जहाँ पे उनका बेटा होगा। तो बस वही बताना चाह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत बेचैनी के साथ उसकी माँ उसके कमरे में एंटर होती है एंड बिगैन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड एंड मोन एंड क्राई इन अ लाउड वॉइस। लड़खड़ाती हुई उसके करीब पहुंचती है, मोन बहुत करहा रही थी, चिल्ला रही थी तेज आवाज में कि उसके बेटे को क्या हो गया। भाई माँ तो माँ होती है, चाहे बच्चे को कभी प्यार दिखाए ना दिखाए, लेकिन ममता सबके अंदर होती है। तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी वो। विशंबर ट्राई टू काम हर एजिटेशन। विशंबर अपनी बहन को काम करने की कोशिश करता है, उसकी बेचैनी को काम करने की कोशिश करता है कि वो थोड़ा सा शांत हो जाए, बट शी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वो अपने को बेड पे गिरा देती है एंड क्राइड, और चिल्ला पड़ती है, पाठक माय डार्लिंग, मेरा बच्चा। पाठक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर अ मोमेंट। अभी तक पाठक जो बेचैनी वाले मूवमेंट्स दिखा रहा था, कभी करवट बदल रहा होगा, आंख खोल रहा होगा, बंद कर रहा होगा, जो भी मूवमेंट्स वो दिखा रहा था जो बहुत बेचैनी वाले थे, उसके सारे मूवमेंट्स एकदम से रुक जाते हैं।
His hands ceased beating up and down. He said, "Eh." और उसके जो हाथ अभी तक ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो रहे थे, हिल रहे थे, वो भी रुक जाते हैं। सीज मतलब स्टॉप हो जाते हैं। और वो देखता है मेरी माँ आ गई है। द मदर क्राइड अगेन। मदर दोबारा से चिल्लाती है, पाठक मेरा बच्चा। पाठक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड। बहुत धीरे से अपना सर को वो घुमाता है, विदाउट सीइंग एनीबडी, बिना किसी को देखे हुए, और कहता है, मदर द हॉलीडेज हैव कम। मदर छुट्टियां आ गई हैं। यानी अब उसको रियलाइज होता है कि वो अपनी माँ को देख पा रहा है। यानी कब से उसको इस घड़ी का इंतजार था कि वो अपनी माँ से मिले बेचारे को। तो उसको एहसास होता है कि छुट्टियां आ गई। मेरे मामा ने कहा था कि छुट्टियों में मैं माँ से मिलूंगा। तो वो छुट्टियां, उसके हॉलीडेज वर्ड उसके दिमाग में ऐसा भर गया है कि हॉलीडेज ही उसकी माँ से मुलाकात कराएंगे। इतनी सारी जो परेशानियां उसकी जिंदगी में है, हॉलीडेज जब आ जाएगी तो वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए हॉलीडेज लाइन में बार बार आ रही है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड में इस हॉलीडेज वर्ड को बसा लिया था कि छुट्टियां जब आएंगी, जब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मैं अपनी माँ से मिल लूंगा। यहाँ जो मुझे डिस्गस्टिंग फीलिंग आ रही है, जो लोग मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो लास्ट जो कहानी का यहाँ पे स्टेटमेंट है उसका, वो यही है कि मदर छुट्टियां आ गई हैं। यानी इसके बारे में नहीं बताया गया कि क्या हुआ, लेकिन कई सारे मैंने कंक्लूजन्स देखे हैं। यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। यानी जब वो सर घुमा रहा है तो यहाँ पे ये वर्ड्स उसके लास्ट वर्ड्स होते हैं और वो मर जाता है। How did you find the explanation? Let me know in the comment box, and please share it to your friends. And if you are new to my channel, subscribe it. Thank you for watching.